नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश आज वन और पर्यावरण संरक्षण में नई ऊंचाइयों का दावा कर रहा है। बस सावना से 8 और चीते लाने की तैयारी है। कुनो नेशनल पार्क की वैश्विक पहचान और असम से जंगली भैंसों की प्रस्तावित पुनर्स्थापना सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में केंद्र से सहयोग के संकेत भी मिले हैं, लेकिन दूसरी ओर बाघों की मौत, अवैध शिकार और कमजोर निगरानी को लेकर कांग्रेस कई सवाल भी खड़े कर रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार उपलब्धियों के साथ चुनौती पर भी उतनी ही मजबूती से काबू पा पाएगी? क्या टाइगर स्टेट अपनी पहचान बचा पाएगा? सबसे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश आज वन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। श्योपुर स्थित कुनो नेशनल पार्क में चीतों की सफल बसाहट के बाद अब बोत्सवाना से 8 और चीते लाए जा रहे हैं। इसके साथ ही असम से जंगली भैंसों को लाकर मध्य प्रदेश के जंगलों में बसाने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार जैव विविधता, इको टूरिज्म और रिजर्व फॉरेस्ट विस्तार पर लगातार काम कर रही है। प्रदेश अब वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहा है। वन्य जीव संरक्षण को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से दिल्ली में मुलाकात कर आवश्यक सहयोग पर चर्चा की। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को लगातार समर्थन मिल रहा है। जैसा कि सबको जानकारी है, हमारा तो स्टेट ही बाघ से पहचाना जाता है। पूरे देश और दुनिया में कहा जाए कि बाघ का राज्य कौन सा है तो उनके मुंह से मध्य प्रदेश निकलता है। ऐसे में बाघ दिवस के अवसर पर बहुत सारे प्रकार से अलग अलग फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से सभी प्रकार के अभयारण्य में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने का, चित्रकला का, बाघ की मिट्टी से प्रतिमा बनाने का, कई प्रकार के कारणों से बाघ को स्मरण करने का काम किया गया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस नाते से भी बधाई कि हमारे इसी अमले के कारण से चीता प्रोजेक्ट भी सफलता के साथ हमारा चल रहा है और पूरे देश में बड़े सम्मान के साथ हमारे विभाग के और सरकार के काम को सराहा जाता है। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। हाल ही के महीनों में बाघों की मौत, करंट से शिकार, अवैध गतिविधियां और कमजोर निगरानी व्यवस्था विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीते वर्षों में दर्जनों बाघों की मौत हुई है, जो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उनका आरोप है कि संरक्षण सिर्फ फाइलों और आयोजनों तक सीमित रह गया है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात अब भी चिंताजनक है। वन्य जीव विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्ष, जंगलों का सिकुड़ना और तकनीकी संसाधनों की कमी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक कन्फ्लिक्ट है, मानव प्रजाति और वन जीवन के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। जिस प्रकार से सड़कें बन रही, जिस प्रकार से उनके रास्ते पे पुराने रास्तों को रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो वन्य जीवी होता है वो परंपरागत कई सालों से जो उसकी एक रहती है ट्रेडिशनल जो चले आ रहे हैं उस हिसाब से चले आते, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उनके जीवन के साथ खिलवाड़, इस पे सरकार को चिंतन मनन करना चाहिए। देखिए, बजट जो करोड़ रुपए का बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं वन मंत्री हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बजट का सदुपयोग होना चाहिए। इसके पहले भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन बाघों के शिकार में मध्य प्रदेश पिछले 15 वर्षों से नंबर 1 है। तो हमें शिकार रोकना होगा और बजट का सदुपयोग करना होगा। और हम मानते हैं कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो 11 फरवरी को हमारी याचिका पे सुनवाई है, जो हमने मध्य प्रदेश में बाघों के शिकार पे लगाई है, तो उसमें बेहतर हमें न्याय मिलेगा और बाघों को बचाने में जो भी हमने रिपोर्ट्स पेश की उन पर कार्रवाई के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। बहरहाल मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चीता प्रोजेक्ट, जंगली भैंसों की पुनर्स्थापना और बढ़ता पर्यटन इसकी बड़ी उपलब्धियां हैं, लेकिन बाघों की मौत और सुरक्षा से जुड़े सवाल सरकार के लिए चेतावनी भी है। अब असली परीक्षा यही है कि सरकार अपनी उपलब्धियों के साथ इन चुनौतियों पर कितनी मजबूती से काबू पाती है। क्या टाइगर स्टेट अपनी पहचान को और मजबूत करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 भोपाल।
समृद्धि वन प्रदेश, बढ़ता भरोसा, बढ़ती जिम्मेदारी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। बृज गोपाल जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूं मैं उनका। आरिफा खान जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको भी स्वागत करता हूं। जगदीश चंद्रा जी है, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले जगदीश जी, मैं आप ही के पास जाना चाहूँगा। लगातार उपलब्धियाँ तो बताई जा रही है कि सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से लगातार बाघों की मौत हो रही थी, क्या वर्तमान में सरकार के लिए चुनौती है कि इसको किस तरह से रोका जाए? सर, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा सर। सर, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, बात जी कर दिया मैंने। जी नमस्कार जी। आपका प्रश्न ये था कि बाघों की मौत हो रही है, जायज है, प्रश्न भी जायज है, लेकिन मैं समझता हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी इनकी सुरक्षा, बाघों की सुरक्षा में अपनी कोताही तो नहीं बरत रहा। जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, देखिए होता क्या है कि जब जंगल में सघनता बढ़ती है और जब एनिमल्स बढ़ते हैं तो टाइगर भी बढ़ेगा। जब टाइगर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनका पलायन कह लें या ये कह लें कि वो अपने नई हैबिटेट को खोजने के लिए दूसरे इलाकों में जाएंगे। आजकल मैं इन दिनों भोपाल में रहता हूं, तो मैं भोपाल में देखता हूं कि कलियासोत के पास आगे डैम तक के टाइगर दिखते हैं। तो ये टाइगरों की संख्या बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से कुछ जो नाजायज तत्व होते हैं, जिन्हें शिकारी कह लें, वो लोग इस मौके का लाभ उठा करके इनका शिकार कर लेते हैं। जहां तक सवाल इसका आया कि मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट में इसमें रुचि नहीं ले रहा या कोताही बरत रहे हैं, व्यक्ति विशेष कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं कोताही आई हो, लेकिन ओवरऑल मध्य प्रदेश आज भी नंबर 1 और टाइगर स्टेट है। और मैं समझता हूं कि जो प्रयास और जो काम डिपार्टमेंट कर रहा है, आगे भी वो टाइगर स्टेट बना रहेगा। ठीक है बृज गोपाल जी, लगातार उपलब्धियां तो गिनाई जा रही है भाजपा के द्वारा, लेकिन बाघों की मौत और बाघों का जिस तरह से अवैध शिकार हो रहा है, उसके रोकथाम के लिए आप लोगों की ठोस रणनीति क्या है? कुछ मामलों पर जो हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े होते हैं, वो बहुत राजनीतिक नहीं होते, वो मुद्दे सामाजिक ही होते हैं। बाघ चूंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, इसलिए बाघों की मृत्यु भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, मगर उसके कारण भी तो हमें जानने पड़ेंगे। बाघ की औसत आयु 12-13 वर्ष होती है। 12-13 वर्ष के जो बाघ होते हैं उन्हें हम बूढ़ा बाघ मानते हैं, और मध्य प्रदेश में जो बाघों की मृत्यु है उसकी औसत आयु भी 10 वर्ष से अधिक। उसके 3 कारण उनके मृत्यु के हैं, इसे भी हम मानते हैं। पहला कारण है उनकी प्राकृतिक स्थिति में मृत्यु, दूसरा कारण है जहां हमारे किसान और बाघों के बीच संघर्ष हो जाता है, और तीसरा कारण है अवैध शिकार। मगर जहां तक अवैध शिकार का सवाल है, तो उनके मामलों में गुणात्मक रूप से कमी आई है। हाँ, केवल अब एक प्रश्न बचा है कि कई जगह मानव और बाघ के बीच में संघर्ष हो रहा है, और इन बाघों के कारण देखिए हमें क्या क्या मिला। केवल अकेले बाघ तक भी सीमित ना रखें, हमारे पास अभ्यारण्यों की संख्या बढ़ी। अभ्यारण्यों की संख्या बढ़ने से मध्य प्रदेश में जो वनों का घनत्व है वो बढ़ा, मध्य प्रदेश का ग्रीन कवर बढ़ा, और ये अगर सब हुआ है तो मध्य प्रदेश के वनों के बेहतर व्यवस्थापन के कारण हुआ है। इसमें एक और बात है, जो पिछले समय चीते मध्य प्रदेश में लाए गए, तो चीते जब मध्य प्रदेश में लाए गए तो पूरे देश, मध्य प्रदेश के लिए नहीं थे वो, पूरे देश में चयन हुआ कि किस राज्य में बेहतर प्रबंधन हो सकता है, उसमें मध्य प्रदेश का चयन हुआ। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि जो चीते कॉन्टिनेंट से खत्म हो गए थे वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से, यहाँ नामीबिया से आए। हम नामीबिया से चीते लाए थे, मगर आज हमारे पास चीतों की संख्या 30 है। इनमें 19 चीते वो हैं जो भारत में ही जन्मे हैं। चीतों का जो सर्वाइवल रेट है, जो नामीबिया की सरकार और वहां के पर्यावरणविद कहते हैं, उनका सर्वाइवल रेट चीते का मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में वहां से भी, नामीबिया से भी बेहतर है। तो हमें लगता है ये बेहतर प्रबंधन के कारण हुआ है। मगर एक बात बिल्कुल सही है कि हम ये दावा भी कभी नहीं करते हैं कि जो बाघों के लिए या चीतों के लिए आदर्श स्थिति है वो हो गई है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जंगली गैंडे भी वहां से, भैंसे वहां से लाने का काम करेंगे आसाम से, क्योंकि हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और विशेषज्ञता है। एक और बात जो जिसका ध्यान
आपका आकर्षित कराना चाहता हूं जी। कि मध्य प्रदेश में हाथी भी नहीं थे, हाथी शून्य हो गए थे, मगर मध्य प्रदेश की बेहतर वन परिस्थितियों के कारण हाथी पलायन करके छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आए और आने की संख्या बढ़ती गई और आज हमें बड़ी प्रसन्नता होती है ये कहने में कि 100 से ज्यादा हाथी ठीक मध्य है। प्रदेश से वनों में आए हैं। ठीक तो है। मुझे लगता है कि यदि बेहतर हुआ है तो हमारे वन अमले को तो धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, उनके मतलब बेहतर प्रयास काम है हो रहा सरकार है। के ठीक है, ठीक है। आरिफा जी, आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा का साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश में वन और वन्यजीव दोनों सुरक्षित है और लगातार सरकार इसमें प्रयास भी कर रही है। आप लोगों को कहाँ पर कमी दिख रही है? हाँ, सभी को नमस्ते। चैनल ने मुझे डिबेट पर आमंत्रित किया, इसके लिए चैनल का धन्यवाद। मैं सुन रही थी काफी देर से, इसके पहले भी एक वीडियो आप चला रहे थे जी। और अभी भी मैंने भाजपा के आदरणीय प्रवक्ता जी को सुना। इन्होंने एक बेहतर शब्द का इस्तेमाल किया कि इस सारी चीजों से बेहतर हो रही है, मध्य प्रदेश बेहतर हो रहा है। तो बेहतर का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गलतियों को आंख बंद कर दें, गलतियों को लेकर। ये बात बिल्कुल आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बाघों की मौत की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ी है। 2025 में लगभग 58 बाघ की मृत्यु हुई है और अभी 2026 में 38 दिनों के अंदर लगभग 11 बाघ की मृत्यु हो चुकी है। आंकड़े बता रहे हैं। 2024 में भी 47 बाघ की मृत्यु हुई थी और 2016 से अगर हम बात करें 2025 तक तो लगभग 364 बाघ की मृत्यु हुई है इस पूरे 10 सालों में। परंतु अभी के जो आंकड़े हैं, जब से हमारा स्टेट टाइगर स्टेट बना है, तब से बाघों की मौत की जो आंकड़े हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि क्या हमारे लिए इवेंट ज्यादा जरूरी है या सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, ये सवाल खड़ा होता है आज की सरकार पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो जमीन है ये सबकी है, सारे वन जीव प्राणी जंगल इंसान सभी की है और इस पर सबको जीने का पूरा हक है। जंगल सवाल नहीं कर सकते, जानवर सवाल नहीं कर सकते, तो इंसान तो सवाल कर सकते हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि उनके लिए खड़े रहें और उनके लिए सवाल करें। तो सबसे पहले तो बाघ के जो आंकड़े आप चीते लेकर आ रहे हैं सराहनीय है, बहुत अच्छी बात है, पर चीतों का लाना अच्छी बात है, पर बाघों का मरना शर्म की बात है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, इसका सवाल तो भाजपा पर बनता है, सरकार ठीक है, हम जवाब ले लेंगे। जगदीश जी के पास जाना चाहूंगा। सर, नए चीते भैंसों के लिए जंगल और संसाधन मध्य प्रदेश सरकार के पास क्या पर्याप्त है? मैं समझता हूँ श्योपुर कला में जो पहली बार चीते रिलीज किए और सक्सेसफुली उनकी संख्या जो बढ़ती चली जा रही है, इससे बड़ा प्रमाण और मैं नहीं समझता कि प्रत्यक्ष किन प्रमाण में है वो जी। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के जंगलों के हैबिटेट जो हैं बाइसन के लिए भी कह रहे हैं अच्छे हैं और जो भैंसे लाने की बात करें वो भी अच्छे हैं। मुझे तो यह भी जानकारी है कि वन विहार में अब किंग कोबरा भी लाने वाले हैं। चूंकि हमारे पास हैबिटेट है और हमारे पास सुरक्षा का तंत्र है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा संकेत दे रहे हैं कि हमें इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। और चीता का जो इंट्रोडक्शन हमने किया, हमसे मतलब शासन ने किया, केंद्र शासन के उस पर मार्गदर्शन में, मैं समझता हूँ अद्भुत है वो। पूरे विश्व में एक अपने आप में एक मिसाल है। ठीक है ब्रिज जी, जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता साफ तौर पे कह रही थी कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े के हिसाब से 300 से ज़्यादा मौत जो है 2016 से अभी तक मतलब 10 साल में बाघों की हो चुकी हैं, कितनी सच्चाई इसमें है? क्या आपके पास भी कुछ आंकड़े हैं जो उपलब्ध करा पाएंगे उनको? नहीं, हम तो इसे छुपाना ही नहीं चाहते कि 2025 में मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मृत्यु हुई और इसमें छुपाने का क्या? यदि हम एक शावक का जन्म हो रहा है उसको बता रहे हैं तो एक भी बाघ की मृत्यु होगी तो वो भी बताना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूँ 3 कारण मृत्यु के मैंने आपको बताए थे। प्राकृतिक स्थिति में मृत्यु, मानव बाघ संघर्ष से मृत्यु और तीसरी जो शिकार की प्रवृत्ति है उसमें। तो इसमें से एक जो शिकार वाली प्रवृत्ति है उसमें गुणात्मक कमी आई है। कई जगह संघर्ष की स्थिति है, हम उससे भी उनको भी घेराबंदी करके उसको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि पहली बात तो यह है कि बाघ एक ऐसा प्राणी है जो एकाकी रहना चाहता है, वो समूह में नहीं रहना चाहता है, वो भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता है, वो अशांति पसंद नहीं करता है, वो शोरगुल पसंद नहीं करता है, वो बड़ा शांत वातावरण चाहता है। अब जैसे अभ्यारण्य के कई बार अभ्यारण्य से बाहर निकलकर अभ्यारण्य की सीमाओं के बाहर भी बाघ आ जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मानव और बाघ का संघर्ष होता है। हमें उन वनों की और बेहतर फेंसिंग करनी है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। सर, चूंकि ब्रिज जी एक लंबा समय जो है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में काबिज है, ऐसे में क्या अभी तक वो ठोस व्यवस्था नहीं बन पाई है ताकि जो मानव और बाघ के बीच में संघर्ष है उसमें भी रोकथाम लग पाए?
इसी में तो सवाल उठा रही है ना कांग्रेस जी। मैं थोड़ा सा इस बीच में मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा जी। ब्रिज जी थोड़ा सा जगदीश जी को सुन लेते फिर मैं लौटूंगा जी। जगदीश जी बोलिए। ठीक जी, मेरा ये कहना था जैसा भाई साहब कह रहे थे कि 3 जो कारण बताए हैं टाइगर की मौत के, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। हो क्या रहा है कि टाइगर की संख्या अद्भुत रूप से मध्य प्रदेश में बढ़ी है और उसके फलस्वरूप ये एनिमल्स जो हैं अपने जो रिजर्व क्षेत्र हैं उनसे भी बाहर निकल के दूसरी हैबिटेट की खोज के लिए बाहर निकल रहे हैं। और ये इनकी एक ये कहते हैं मौलिक प्रवृत्ति है कि नई हैबिटेट को खोज करके नई टेरिटरी बनाया है। जैसा कि अभी बताया कि इट्स एन एल्यूसिव एनिमल, बहुत ही सीक्रेटिव और एल्यूसिव है और एकाकी एनिमल है। तो निश्चित रूप से एक टाइगर की हैबिटेट के लिए या जो अपनी वो टेरिटरी बनाता है लगभग औसत के रूप में 10 किलोमीटर की जंगल की आवश्यकता होती है। और आज हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो टाइगर हैं 3,167 टाइगर हुआ करते थे सन 2022 में और संख्या बढ़ते बढ़ते आज हम स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हम टाइगर स्टेट हैं, ये सब जानते हैं। तो जब संख्या बढ़ेगी तो स्पिल ओवर टाइगर बाहर निकलेंगे। जब स्पिल ओवर टाइगर जंगल से बाहर जाएंगे तो उनका मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा जी, मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, वो मवेशियों को भी मारेंगे और उससे बदले की भावना में कुछ ग्रामीण या कुछ शरारती तत्व जाकर के उनका शिकार कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन कर लेते हैं या पॉइजनिंग कर देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। हाँ, जहां जैसा कि मैडम ने बताया, मैं उस बात पर थोड़ा सा इनसे सहमत हूँ कि सुरक्षा तंत्र को हमारे को और मजबूत और जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है ब्रिज जी, मेरा सवाल वही था कि अभी तक क्या ठोस कोई रणनीति नहीं बना पाया कि सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि देखिए टाइगर राज्य तो मध्य प्रदेश है और आगे भी रहे, ये हम भी चाहते हैं, तो क्या इसके लिए कोई ठोस रणनीति को ठोस नहीं बना पाया अभी तक? नहीं, ऐसा नहीं है कि रणनीति नहीं है। अगर रणनीति नहीं होती है ना तो रोज हम नए टाइगर रिजर्व नहीं बना पाते। मध्य प्रदेश को सर्वाधिक टाइगर रिजर्व की परमिशन मिली है। मैं एक बात और आकर्षित ध्यान आपका कराना चाहता हूँ, ये रातापानी जो अभ्यारण्य है नया, इस रातापानी अभ्यारण्य में लगभग 0 के आसपास बाघों की संख्या पहुंच गई थी। यहाँ टाइगर नहीं थे और आज लगभग अपुष्ट जानकारी के अनुरूप आपसे बात कर रहा हूँ, उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, मगर लगभग 90 से ज्यादा बाघ अगर रातापानी अभ्यारण्य में है और उसका छोटा सा क्षेत्र नहीं है, यहाँ से भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र है। तो इस पूरे क्षेत्र का जो रखवा है उसकी फेंसिंग का काम करना, और एक और जो आपकी रिपोर्ट में जो पहले आया था कि जो बाघ हैं उनको आने जाने के लिए असुविधा हो रही है, तो मैं एक बात का और ध्यान आकर्षित आपको कराना चाहता हूँ कि हमने विकास के साथ इस बात का ध्यान रखा है कि जहां जहां वन क्षेत्र से सड़कें निकली हैं वहां लाइट का भी प्रकाश वनों में ना पहुंचे, जो हेडलाइट्स होती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ वहां ठीक है, मतलब बेहतर करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है, निश्चित तौर पे करना भी चाहिए क्योंकि सरकार आप लोगों की है। चलिए ठीक है आरिफा जी, आप लोग लगातार आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों के पास कोई ठोस सुझाव है? क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि सही समय पर सही चीज बताए, तो कोई ठोस सुझाव है तो दे दीजिए भाजपा को। देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सुधार चाहते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, हम चीता प्रोजेक्ट के या वन संरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इवेंट ज्यादा जरूरी है या फिर जमीनी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, ये सवाल बनता है। अगर सब कुछ इतना शानदार चल रहा है तो बाघ क्यों मर रहा है, ये सवाल उठता है। मेरे कुछ सवाल है आपकी सरकार से, और मैं चाहती हूँ कि हमारे भाजपा ये जो प्रवक्ता बैठे हो की जिम्मेदारी बनती है और जवाबदारी भी बनती है कि वो इन सवालों पर विचार करें और आगे तक इन सवालों को पहुंचाएं। मेरा पहला सवाल ये है कि पिछले 6 महीनों में मध्य प्रदेश में कितने बाघ असामान्य परिस्थितियों में मरे हैं और उनमें से कितने मामलों में आज तक FIR हुई है और सजा हुई है, ये सवाल मेरा है, इसका जवाब आप दीजिए। जी, चीते लाना बहुत बड़ी बात है, परंतु बाघ और तेंदुए पहले से उन्हें बचाने में सरकार फेल रही है, ये बिल्कुल सही बात है, इसका भी आपको जवाब देना होगा। क्या ये सच नहीं है कि कई रेंज में आज भी 30 से 40% जो अधिकारी हैं, वो पोस्ट हैं, वो खाली हैं? ये आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। ये क्यों खाली है, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं इन पदों को, ये भी मेरा सवाल है, इसका जवाब मुझे चाहिए। करंट शिकार की घटनाएं जो पड़ी हैं उसमें बताइए कि कितने मामले में ठेकेदार और माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, ये भी मेरा एक सवाल है। मेरा अगला सवाल ये है कि आदिवासी जंगल के रक्षक होते हैं और सरकार बताए कि कितने आदिवासी युवाओं को उसने वन संरक्षण में रोजगार दिया है, और इको टूरिज्म के नाम पर जो क्या जंगलों में व्यावसायिक दबाव नहीं बढ़ा है, आपको नहीं लगता है? क्या हर सफारी में वन्य जीव सुरक्षित है?
हम उनके साथ में सही कर रहे हैं, ये सवाल भी आपके ऊपर बनता है। ठीक है। ड्रोन और एआई कैमरे की जो आप बात कर रहे हैं, मैंने जहां तक सुना है कि ये कैमरों की बात कर रहे हैं कि हमने सुरक्षा के नाम पे बहुत सारे कैमरे लगाए हैं, तो ये भी बात खड़ी होती है कि वो कितने कैमरे बंद हैं और कितने चालू हैं, ये सब जानते हैं। इस पर भी सवाल खड़ा होता है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि किसी एक भी बड़े अधिकारी पर अभी तक, अगर आपको पता है तो बताइए, किसी एक भी बड़े अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, कोई सजा हुई ठीक है? है। इसका ये सवाल जवाब ले लेते हैं। जवाब अगर वो देना चाहें तो बिल्कुल दे। ब्रिज जी, कुछ सवाल है आरिफा जी की, आप संक्षिप्त में उनका जवाब दे दीजिए। बहुत संक्षेप में जवाब दे देता हूं। पहले तो मैं एक आग्रह पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि आपने एक सवाल उठाया कि वन क्षेत्रों में जिस तरह से पर्यटन बढ़ रहा है, उसी से हमारे आदिवासी भाइयों का रोजगार भी बढ़ रहा है। केवल वन क्षेत्र में पर्यटन ऐसे नहीं बढ़ रहा है, वहां पर लोग स्टे कर रहे हैं, होम स्टे बन रहे हैं और उन होम स्टे से सीधा सीधा रोजगार मिल रहा है। दूसरा, उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कर रहे हैं, सीसीटीवी के माध्यम से कर रहे हैं, हम इस बात को कहते हैं ना, जब कैमरे लगे हैं तो उनमें से कुछ खराब होते रहेंगे, सुधरते रहेंगे, मगर ये दुर्गम टास्क भी हम अपने सरकार की जिम्मेवारी है, तो हम उसे पूरा कर रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रश्न तो इस बात का है कि मृत्यु तो देखिए एक आवश्यक सत्य है, उस आवश्यक सत्य में हम उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे जिन्होंने शिकार किए हैं। चौथा, उन्होंने एक कहा कि किन बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो मुझे आप एक बात बताइए, जिन अधिकारियों के कारण, जिस वन अमले के कारण मध्य प्रदेश वन संरक्षण में नंबर 1 बना, जिसके कारण मध्य प्रदेश का ग्रीन कवर बढ़ा, जिसके कारण मध्य प्रदेश का चयन देश के हर तरह के वन्य जीव के लिए हुआ, तो क्या उस अमले के खिलाफ कार्रवाई कर देना ही सरकार का काम दिखाई देगा? केवल ये कार्रवाइयों की आड़ में कब तक? बल्कि बेहतर ये है कि उनको भी अगर कहीं कमी रह गई है तो उनको सुधारें। और एक प्रश्न आखिरी है जो उन्होंने सबसे पहले किया था, उसका जवाब दे देता हूं। तो उन्होंने कहा था कितनी FIR हुई, तो उनकी नॉलेज में देना चाहता हूं कि बिना FIR के, यानी पुलिस में नहीं होती है मगर ठीक है, FIR मतलब आप लोग उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है ब्रिज जी, छोटा सा सवाल मैं अब जगदीश जी से भी ले लेता हूं क्योंकि समय कम है। जगदीश जी, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सुरक्षा, स्टाफ या मानव संघर्ष? तीनों जी, तीनों। मैं उसको यदि कहूंगा तो ये तो अगर संविधान में अगर मैं थोड़ा प्रवेश करूं तो संविधान के जो धारा 51A है वो इंडिविजुअल के लिए है, प्रत्येक नागरिक के लिए। इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप यदि टीवी एंकरिंग कर रहे हैं आप शामिल हैं और मैडम शामिल है, हम सब शामिल है। बिल्कुल। वो धारा 51A ये कहती है कि ये इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन, जी, हर भारत के नागरिक का दायित्व है कि वो वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव रखे, संवेदना रखे, नदी नालों के प्रति और जड़ी बूटियों पेड़ पौधों के प्रति, सबके प्रति एक सुरक्षा का भाव रखे और उनके प्रति एक कंपैशन रखे। और वही धारा 48 जो है वो कहती है कि यह जिम्मेदारी राज्य शासन और शासन की भी है। तो मैं समझता हूँ राज्य शासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, उसमें पदस्थ अधिकारी कर्मचारी अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जरूर एक मुद्दा आता है, ये केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही मुद्दा नहीं होना चाहिए, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, जब राज्य शासन की बात आती है तो राज्य शासन के प्रत्येक डिपार्टमेंट की और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बन जाती है यदि कहीं से कोई खबर उनको मिलती है। क्योंकि देखिए आज के जमाने में व्हाट्सएप का जमाना है और ये जो डिजिटल जमाना है, इसमें कोई चीज किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मैं समझता हूँ प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस बात की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें और आगाह करें डिपार्टमेंट को, तो मुझे पूरा भरोसा है कि डिपार्टमेंट अपनी पूरी कार्रवाई करेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं। इंडिविजुअल को पिन पॉइंट करके किसी इंडिविजुअल को सजा देना तो जायज है, लेकिन जैसा अभी ब्रिज जी ने बताया कि इतनी प्रगति के बाद यदि हम सजा के उसमें घुसेंगे तो क्या उससे अपोजिशन या विपक्ष सहमत होगा या खुश होगा? नहीं। मैं समझता हूं अच्छे लोग यदि प्रयास का हम सम्मानित करते हैं तो किसी पिन पॉइंटेड व्यक्ति को सजा देना भी जायज है। ठीक है सर, चलिए समय भी इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए अब इस विषय को यहीं पे रोकना पड़ेगा। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो लगातार वन जीव को लेकर जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है काम कर रही है, वन जीव कैसे सुरक्षित रहे इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो लेकिन कांग्रेस इस पर कई सवाल भी खड़े कर रही है, आरोप प्रत्यारोप का दोनों तरफ से दौर जारी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।